नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके आरपीएससी के लिए हिंदी विषय के लिए, हिंदी सेकंड ग्रेड के लिए आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें सिलेबस से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे विषय हैं आपके जिन्हें आप अभी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम एकदम सर पर है, तो अगर अभी उन विषयों का रिवीजन करते हैं, उन विषयों को अगर अभी भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में क्या होगा, ये विषय आपके अच्छे हो जाएंगे। हम एकदम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ इन्हीं विषयों से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, लेकिन इन विषयों को करने से, सिर्फ इन विषयों का रिवीजन करने से क्या होगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। जो आप पेपर देने जा रहे हैं उसमें आपकी तैयारी क्या होगी, थोड़ी और पक्की हो जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से आपके विषय हैं। सबसे पहले ये बच्चों आपका खुला हुआ है सिलेबस। सिलेबस से ही, अगर आपने सिलेबस अभी तक नहीं देखा, सिलेबस से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है, तो सिलेबस क्या करें, सही से डाउनलोड कर लें। अगर आप हो सकता है पहली बार एग्जाम दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा कम समय बचा हुआ है, तो कौन कौन से वो विषय हैं आपके महत्वपूर्ण जिन्हें अगर आप सही से अभी भी पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। प्लस क्या होगा, अगर आपकी तैयारी और अच्छी चल रही है, इन विषयों का रिवीजन करने से भाई आपके नंबर क्या होंगे, बाकियों से और अच्छे आएंगे। क्या होता है, विषय सब पढ़ रहे हैं, सबका यही विषय है, रिवीजन सब कर रहे हैं, लेकिन अंतिम समय तक कौन बार बार उन विषयों पर टिका रहता है जिनसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, बार बार क्या कहा जाता है भाई, व्याकरण में आपको एक बात करनी होती है। क्या, अगर प्रश्न है कैसा, अगर बच्चों आपका प्रश्न है वर्ण व्यवस्था का, तो आप क्या करेंगे, वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ अगर आपका प्रश्न है तो थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, तो ध्यान देने की जरूरत है भाई। चलिए, अब यहां से हम करेंगे वो विषय जो आपको लगते हैं महत्वपूर्ण। सबसे पहले भाई आपका आ जाता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था छोटा सा विषय है, क से लेकर ज्ञ तक पढ़ लीजिए, वर्णों के उच्चारण स्थान देख लीजिए। कहने में थोड़ा आसान लग रहा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। सिर्फ वर्ण व्यवस्था, सबसे पहले क्या करें, व्याकरण में अपना ये वाला हिस्सा कंप्लीट कर लीजिए। वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले अपने सारे वर्ण पढ़ ले, क से लेकर ज्ञ तक, भाई अ से लेकर औ तक के सारे स्वर, क से लेकर ज्ञ तक के सारे व्यंजन। उसके बाद क्या करें, जो भी आपके उच्चारण स्थान है वो देख लें। आपके व्यंजनों में कौन कौन से ऐसे व्यंजन हैं जिनका निर्माण मिलकर हो रहा है, स्वरों में ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण या जिनका बनना होता है मिल से, इन्हें पहले पहले अलग कर लीजिए। उसके बाद आपका क्या आता है भाई, शब्द वर्गीकरण आता है। शब्द वर्गीकरण स्रोत के आधार पर बहुत आसान है समझना, तो इसे पढ़ सकते हैं। तत्सम तद्भव विदेशी शब्द देखकर ही समझ में आ जाएगी कि हाँ ये शब्द क्या है, विदेशी है। बहुत ज्यादा नहीं करना, 15-15 मिनट दें, 15 मिनट दे दीजिए तत्सम शब्दों को। एक परिभाषा पढ़ लेंगे, कहीं से भी किसी गाइड से पढ़ लें, कोई यूट्यूब वीडियो देख लें। उसके बाद क्या करें, तत्सम शब्दों की आपने परिभाषा देखी, उसके बाद लगभग 40 से 50 क्या करें, तत्सम शब्द देख ले। 15 मिनट दिया आपने तत्सम शब्दों को, उसी तरह 15 से 20 मिनट दे दे तद्भव शब्दों को। विदेशी शब्दों को दे दे भाई 20 से 25 मिनट, थोड़ा ज्यादा समय देंगे, क्योंकि विदेशी में आपको अंग्रेजी वाले सीधे सीधे समझ में आ जाते हैं। समस्या कहाँ आती है, तुर्की का शब्द है, फारसी का शब्द है, चीनी शब्द है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए विदेशी वाले शब्दों को क्या करें, बस सरसरी नजर पर पढ़ते रहेंगे। वर्ण व्यवस्था पढ़ लें, रिवीजन कर लें, शब्द वर्गीकरण रिवीजन कर लें। इसके बाद आपका आता है शब्द ज्ञान में। शब्द ज्ञान में सारे विषय नहीं, शब्द ज्ञान में भी कौन कौन से आपके विषय हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है देखेंगे। भाई आपका पर्यायवाची शब्द जो जो आपको आते हैं, पर्यायवाची शब्दों में भी क्या करना है, ऐसा करें कि जो जो आपको लग रहा है, क्योंकि आपने अगर पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा आपको आइडिया तो लग गया होगा, आइडिया आपको होगा कौन कौन से पर्यायवाची, किन किन शब्दों के पर्यायवाची महत्वपूर्ण है, ज्यादा पूछे जा रहे हैं। क्या करना है, एक पेज उठाइए, रफ पेज लीजिए, 3 शब्द चुनेंगे, तीनों के ही पर्यायवाची लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, या फिर पर्यायवाची पढ़ते जाएं। लाइन से पर्यायवाची पढ़ेंगे वो भी काम चल जाएगा। तो पर्यायवाची शब्द आपके विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द। अच्छा, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द सुनने में लगता है कठिन सा विषय है, बिल्कुल कठिन नहीं है भाई। ये वाले विषय क्या है, आपको फ्री के अंक दिलाते हैं। तो समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द क्या है, इन पर थोड़ा विशेष ध्यान दे, प्रश्न 1-2 पूछ ही लिया जाता है। क्या करेंगे, सिर्फ एक शब्द एक उत्तर, ऐसे करेंगे। जब हमने प्रैक्टिस की थी तो हमने समशुद्ध भिन्नार्थक शब्दों पर अच्छी खासी प्रैक्टिस भी की हुई है, चाहे वो क्लास देख लें। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द आसान होगा आपके लिए। अब इतना विषय भाई, पीछे आपने क्या पढ़ा, सबसे पहला क्या महत्वपूर्ण है, आप ये जाने वर्ण विचार, वर्ण विचार वाला विषय कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद शब्दों के वर्गीकरण में स्रोत वाले आधार पर तत्सम तद्भव और विदेशज शब्द। उसके बाद संकर तो दिया नहीं हो, तत्सम तद्भव विदेशज पर ही टिके रहेंगे।
शब्द ज्ञान में कौन कौन से आपके शब्दों का वर्गीकरण होता है, तो पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, समश्रुत भिन्नार्थक और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये विषय कंप्लीट करें। उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि पर। भाई ये क्या है, ये भी आपको फ्री के नंबर दिला सकते हैं। कैसे? वाक्य शुद्धि में क्या होगा, वाक्य अगर आप सही से पढ़ेंगे, गलतियां आपको अपने आप दिख जाएंगी कि हाँ यहाँ गलती हो सकती है। शब्द शुद्धि में क्या होता है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते चल रहे हैं, बार बार आपने देखा है, अगर आप शब्द शुद्धि के 100 प्रश्न हल कर लेते हैं, 50 प्रश्न हल कर लेते हैं, इतना मानकर चलिए उन्हीं में से ही पूछा जाता है। शब्द शुद्धि वाले प्रश्न क्या है, बहुत बार रिपीट होते हैं। शब्द शुद्धि वाले प्रश्न ऐसे हो गए। वाक्य शुद्धि वाले प्रश्न क्या करना है, बस प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका दिमाग अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा कि कहाँ हमें कितनी मेहनत करते हुए चलनी है। आगे देखें भाई, मुहावरे और लोकोक्तियां, विराम चिन्हों का परिचय भी पढ़ें। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे, अगर आपने पहले विराम चिन्ह वाला विषय किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट। अच्छा, विराम चिन्हों के लिए हम क्या कहेंगे, सबसे उचित क्या होगा, विराम चिन्हों के लिए कोई भी अगर आपके नोट्स है रखे हुए या फिर कोई गाइड है आपके पास, वो खोलिए, पढ़ना नहीं है उससे। कोई भी भाई क्या करें, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लेंगे, कोई भी यूट्यूब वीडियो, विराम चिन्हों को समझ जाएंगे। विराम चिन्हों में क्या दिया होता है, किसी वीडियो में आपको 17 दिए होंगे, किसी में 15 बताए होंगे, किसी में 20 बताए होंगे। आप ये मानकर चलिए अगर कोई यूट्यूब वीडियो देख लेंगे 15-20 मिनट का, तो आपका विराम चिन्ह कंप्लीट। भाई विराम चिन्ह ऐसे खत्म। वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि सिर्फ प्रैक्टिस करती रहनी है, ऐसे खत्म। मुहावरे लोकोक्तियां क्या है, आपकी प्रैक्टिस चल ही रही है, सिर्फ क्या करें, चाहे तो 10 मिनट की, 15 मिनट की, छोटे छोटे जो भी आपके वीडियो बने हुए हैं, छोटे छोटे रिवीजन जो क्लासेस बनी हुई हैं, वहां से आप मुहावरे और लोकोक्तियों की भी प्रैक्टिस करते रहें। अपठित गद्यांश पद्यांश फ्री के नंबर दिलाते हैं, सिर्फ दिमाग खोलकर पढ़ना है। अपठित गद्यांश और पद्यांश की भी एक ट्रिक है, क्या करना है, सिर्फ पढ़ते समय ये मानिए कि भाई गद्यांश हम पढ़ रहे हैं, पद्यांश पढ़ रहे हैं, इसके अलावा दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। भाई जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तो क्या होता है, पद्यांश आपकी नज़र में रहेगा, आपका दिमाग भटकेगा नहीं। अगर आपका दिमाग नहीं भटक रहा है तो बाकी की चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। जो पूछा गया है वो पीछे आपने पढ़ा है, पीछे बार बार जाकर पेज पलट कर भी देख सकते हैं, पीछे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं कि हाँ कविता में हमने ये पढ़ा था, हमने गद्यांश में ये पढ़ा था और ये पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, ऐसे आप सही उत्तर दे सकते हैं। तो अगर 5 नंबर का भी आता है तो वहां पर ये नहीं कह रहे कि 5 में से 5 ले आए, लेकिन 5 में से 4, 5 में से 3 आराम से आपको मिल जाएंगे अगर थोड़ा सही से पढ़ें। बाकी चीज़ों को भूलिए, बाकी अपना ज्ञान भूलिए, क्योंकि बाकी चीज़ों में क्या है, आपका पुराना पढ़ा हुआ काम देता है, लेकिन गद्यांश पद्यांश में क्या होगा, जो आपकी बुद्धि है वो काम देगी गद्यांश पद्यांश में। आगे देखेंगे भाई, स्नातक स्तर पर ये विषय थोड़ा महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जो पहले पढ़ चुके हैं। बच्चों इनको तो पता होगा आपको रिवीजन क्या करना है, हम यहाँ पर उन विषयों की चर्चा कर रहे हैं जो अगर आप अंतिम समय पर है पड़ाव के, एग्जाम के, तब किन किन विषयों को आपको रिवीजन करना है। तो भाई वापस आ जाता है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास में नामकरण और काल विभाजन महत्वपूर्ण है। कौन कौन से साहित्यकारों ने, कौन कौन से इतिहासकारों ने क्या क्या विभाजन किया है। अब शुक्ल वाला, नगेंद्र वाला, भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला एकदम नहीं भूलना है। इसके बाद महत्वपूर्ण पुस्तकें, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नामकरण में क्या करना है, आपको सिर्फ 2 के ही तो नामकरण खोजने हैं। भाई आपको ये तो पता है कि आधुनिक काल में 2 ही नाम मिलते हैं, आपको या तो आधुनिक काल मिल रहा है या तो गद्य काल मिल रहा है। गद्य काल सीधे सीधे शुक्ल जी ने नाम दिया है। अब अगर आप आ जाते हैं नामकरण में तो 2 ही चीज़ों को ध्यान देना होता है, या तो आपका रीतिकाल बचेगा या तो आपका आदिकाल बचेगा। भक्तिकाल में मतभेद तो आपको दिखाई नहीं देता, भक्तिकाल का विभाजन कैसे हुआ है ये अलग बात है, लेकिन भक्तिकाल का नामकरण देखिए सभी सहमत हैं कि भक्तिकाल नाम होना चाहिए। 1-2 लोग अपवाद हैं, उनको छोड़ दे तो आपका रीतिकाल, आदिकाल, इन्हीं दोनों के नाम आपको हर एक मिल जाते हैं, तो इन दोनों पर प्रैक्टिस करते रहें। रीतिकाल के 6-7 नाम है वो देख लें, आदिकाल के 6-7 नाम है वो देख लें। अच्छा, कोशिश रहेगी इनका शॉर्ट वीडियो बना दिया जाए ताकि बच्चों को डाउट ना हो। आगे तो भाई ये क्या करना है आपको, रीतिकाल, आदिकाल, इनके नामकरण और उनके नामकर्ता दोनों को सही से पढ़ना है, सही से रिवीजन करते हुए चलना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सही से पढ़ेंगे तो 15 से 20 मिनट का काम है, दोनों ही आपके हो जाएंगे और आपको याद तक हो जाएगा। 15 से 20 मिनट में आप पढ़ के याद भी कर सकते हैं। अब आगे देखना है आपको कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, जो जो आप पढ़ चुके हैं, जो जो आपने पढ़ा है कि हाँ ठीक है, आपके मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, जो जो महत्वपूर्ण है। अब भारतेंदु की कविताएं हैं, इनको क्या करें, जो जो आपने पढ़ा है, जो जो आपको सही से याद है। ये नहीं कह रहा है, यह नहीं एकदम कहा जा रहा है बच्चों कि एकदम नया नया कुछ पढ़ने लगे। जो आप पहले से पढ़कर आ चुके हैं उनका रिवीजन कर लें कि हाँ इनकी ये पुस्तकें थी, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये आलोचना की पुस्तक थी, मैथिली शरण गुप्त की ये कविताएं थी। तो ऐसे ऐसे जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास नोट्स हैं तो उनका रिवीजन कर लें। अब बात आती है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास में, हिंदी और एवं उसकी बोलियां। भाई एक ही पेज में कंप्लीट हो जाएगा हिंदी एवं उसकी बोलियां।
इसके भी छोटे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि हिंदी भाषा में आपको क्या मिलती हैं, कितने अपभ्रंश मिल रहे हैं, फिर उनकी कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, उन उपभाषाओं से कितनी आपकी 17-18 बोलियां निकली हैं। तो ये भी क्या होगा 10 से 15 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये भी ऐसे ही कंप्लीट कर लें। देवनागरी लिपि की विशेषता पढ़ लेंगे और ये पढ़ लेंगे कि देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि और फिर चरण क्या था, भाई देवनागरी लिपि तक पहुंचने का चरण क्या रहा है, ये भी पढ़ लेंगे। अब आगे आते हैं। अब भाई ये है पूरा का पूरा आपका साहित्य। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी जा सकती थी ये तो भाई आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। कहानियां पढ़ लें। भाई मान रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा कहा जा रहा है बच्चों से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भाई। अगर आप आधा आधा घंटा भी देंगे तो कितने में भाई 2 घंटे में, 2 घंटे में आपकी चारों कहानियां हो जाएंगी। और अगर कहानी के कोटेशन से सवाल आ जाता है, कहानी के भीतर से सवाल आ जाता है, तो आप कहानी वाला प्रश्न अच्छे से कर लेंगे। भाई एग्जाम के 2 दिन पहले सारी कहानियां पढ़ लीजिए तो भी आपको सही से समझ में आ जाएगा कि प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं। मान ले पूछ दे कि लहना सिंह किस बटालियन से संबंधित थे, लहना सिंह कहाँ गए थे युद्ध करने के लिए। मान ले आपसे पूछ ले कि भाई पूस की रात में किसका वर्णन है, गधे का है, कुत्ते का है, शेर का है, तो सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। तो उसने कहा था पूस की रात पटापेक्ष नहीं होगा, उजाले की मुसाहिब। ये सब क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। एग्जाम से भले ही 2 दिन पहले पढ़े, लेकिन इनका रिवीजन करें। अच्छा, अब बात आ जाती है भाषाई कौशल पर। तो आपको क्या करना है, भाषाई कौशल में आपका वही सुबोपाली, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, इनका थोड़ा ध्यान से अध्ययन करें। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ लेंगे, यहाँ से ये आपका विषय कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका आता है निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। आपको क्या करना है भाषा शिक्षण में, क्योंकि 1-1 नंबर के प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं आपका निदानात्मक से, उपचारात्मक से। तो अगर थोड़ा सा 1-2 पेज का भी आप पढ़ लेते हैं, 1-2 छोटे छोटे वीडियोस भी देख लेते हैं, तो यहाँ से आपके ये विषय भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब आता है आपका भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। तो भाई आप मूल्यांकन कैसे करते हैं, जो जो आपने बच्चों को पढ़ाया है। तो आपका सतत मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन, पाठांतरण और पाठोपरांत मूल्यांकन, 3 मूल्यांकन की विधियां हैं। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो लंबा समय लगेगा इनको करने में, लेकिन शॉर्ट वीडियोस देख लीजिए। अगर आपके पास पहले के नोट्स रखे हैं, अगर आपके पास कोई गाइड है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। सब पर क्या करेंगे 20-20 मिनट दे देंगे तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, अब पढ़ाने का, अब भाई आपके ये थे आपके महत्वपूर्ण विषय, बहुत ज़्यादा नहीं है सच में, थोड़े थोड़े विषय बताए गए, चाहे तो हाथों पर आपको गिनवा दिए जाए। सबसे पहला आपका क्या आ जाता है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्या आ जाएगा आपका भाई, आपके वर्ण विचार। वर्ण विचार कहा गया महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, शब्दों पर ध्यान देना है। शब्दों का कौन सा वाला आधार, आपका शब्द का, रचना के आधार पर, भेद के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उसमें भी तत्सम, तद्भव, विदेशज शब्द। अब क्या ध्यान देना है, शब्दों के ही आगे, शब्दों के अर्थ के आधार पर जब आप भेद देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा पर्यायवाची है, विलोम है, उन शब्दों को पहले करें। फिर आपका आ जाता है मुहावरे। तो आपके मुहावरे, लोकोक्तियां, वर्ण विचार हुआ, शब्द हुए, शब्दों में भी आपके पर्यायवाची और विलोम, इन्हें कंप्लीट करें और फिर करें श्रुति सम भिन्नार्थक। फिर आपका आ जाता है मुहावरे, तो चाहे सीधे सीधे लिख देंगे। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम सीधे सीधे आ जाते हैं कि आप भाई कहानियां पढ़ लीजिए। कहानियां एकदम नहीं छोड़ेंगे, कहानियां सच में पढ़ें, क्योंकि कोटेशन से अगर प्रश्न आएगा तो आपको वहां पर आसानी होगी। फिर क्या करेंगे भाई, ये तो आपने किया, व्याकरण वाला विषय कंप्लीट है, कहानियां आपका कंप्लीट है। थोड़ा थोड़ा जो भी आपको लगता है समझ में आएगा, उसमें क्या करें, शिक्षण शास्त्र भी देख लें। शिक्षण शास्त्र के छोटे छोटे विषय वो भी कंप्लीट करते जाएं। इतना अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में समस्या नहीं होगी। पीछे बस एक बार देख लेते हैं बच्चों को, छूटा तो नहीं आपका महत्वपूर्ण। हाँ, साहित्य इतिहास का भाई नामकरण, नामकरण छूट गया था। नामकरण से क्योंकि बहुत आसानी से आपको प्रश्न मिल जाता है, छोटे से वीडियो में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो नामकरण भी नहीं छोड़े। नामकरण, काल विभाजन, ये कंप्लीट कर लीजिए। इतने 8 विषय क्या हैं आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इनका रिवीजन करते रहेंगे तो एग्जाम में क्या होगा, जो आपके अंक क्या आने वाले हैं, 60-70 आने वाले हैं, वो बढ़कर हो जाएंगे अच्छे खासे 90 तक। भाई 30 नंबर बढ़ जाएंगे इन्हीं विषयों को अगर आप थोड़ा सही से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं बच्चों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसके अलावा बच्चों अगर आपके कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ ऐसा ऐसा होता तो हम और अच्छे से तैयारी कर सकते थे। इसके अलावा आप कैसे तैयारी कर रहे हैं बच्चों को बताना चाहे तो ज़रूर शेयर करें। चलिए बच्चों, मिलते हैं आप सभी से क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।